अम्मी की वफात के बाद नाजी की तरफ मेरी तवज्जो ज्यादा हो गई थी। इसकी शादी की फिक्र मुझे हर वक्त रहने लग गई थी। अपनी करतूतों की वजह से अपनी इकलौती बहन का घर टूटता देखकर परेशानी से मेरा दिमाग फटने वाला हो गया था। बेशक अभी नाजी की शादी नहीं हुई थी, मगर कुछ दिनों बाद नाजी ने बया कर खालाजान के घर ही जाना था, और आलिहा तो मेरा एक लड़की की तरफ देखना भी बर्दाश्त न कर पाई थी, और मेरे जर्रा से तल्ख लहजे पर वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी। जब इसे ये पता चलेगा कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहता तो फिर उसका रद्द अमल किया होगा, और इसमें रत्ती बराबर शक भी नहीं था कि वो मेरा सारा गुस्सा नाजी पर निकालेगी, और फिर खालाजान अरसलान के जरिए मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। सूफी की बेरुखी के ख्याल ने कहा कि कड़ी कहाँ मिला दी, और मुस्तकबिल में मुझ पर टूटने वाले मुसीबतों के पहाड़ से आगाह करते हुए मुझे किस कुर्ब में मुब्तला कर दिया। मेरे सामने अब 3 रास्ते थे, और उन 3 रास्तों में से मुझे एक रास्ता हर हाल में चुनना था। पहला, आलिहा किसी तरह खुद ही मुझसे पीछे हट जाए। दूसरा, आलिहा से शादी कर लूं। तीसरा, आखिरी हल यह था कि नाजी के रिश्ते का जवाब दे दिया जाए। तीनों मराहिल ही मेरे लिए इंतहाई मुश्किल थे, और इस मुश्किलात में पड़ने की असल वजह भी मैं खुद ही था। मेरे बोए हुए बीज आज मेरी बहन के मुस्तकबिल में कांटे बनकर उगने वाले थे। इससे पहले कि मैं मजीद इस मौजू पर सोचता, दुकान में कस्टमर दाखिल हुए तो मैं ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलते हुए कस्टमर की तरफ मुतवज्जे होते हुए सीधा होकर बैठने लगा। जुनेद कस्टमर को पीछे आने का कहते हुए पीछे चला गया, और मैं ख्यालों की दुनिया से निकलकर बाहर की तरफ देखने लग गया। कुछ ही देर बाद एक और कस्टमर दुकान में दाखिल हुआ तो इसको डील करने के लिए मुझे उठना पड़ा। काम में मसरूफियत की वजह से मेरा दिमाग कुछ रिलैक्स हो गया। दोपहर 2 बजे के करीब घर से फोन आया कि खालूजान की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए खाला लोग वापसी की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो पहले ही आलिहा की आमद की वजह से जहनी दबाव का शिकार था, इसलिए खाला लोगों की अचानक से वापसी का सुनकर दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। खाला लोगों की वापसी की इत्तला देते हुए नाजी ने मुझे कुछ देर के लिए घर आने का कहा। मैं काल बंद करके जुनेद को घर जाने का कहकर गांव की तरफ रवाना हो गया। कुछ ही देर में घर पहुंचा तो खाला लोग वापसी के लिए बिल्कुल तैयार थे। मैंने खालाजान से अंकल की तबीयत खराब होने के बारे में पूछा तो खालाजान ने बताया कि उनको हार्ट का मसला है, अक्सर उनकी तबीयत खराब हो जाती है। हमने 1-2 दिन मजीद रुकना था, मगर मजबूरी है इसलिए वापस जाना होगा। मैंने भी खालाजान को रुकने की ताकीद नहीं की। कुछ देर में खाला लोग घर से निकलने लगे तो सलमान से मिलते वक्त मैंने माजरत की कि इसे ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, इसलिए नाराज मत होना। सलमान ने खुश दिल्ली से मेरी माजरत कबूल की, और फिर आलिहा ने मिलते वक्त ईद से पहले मुझे कला दीदार सिंह आने की दावत दी। मैंने फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए हामी भर ली। कुछ देर बाद खाला लोग गाड़ी में सवार होकर रवाना हो गए। खाला लोगों के जाने के बाद घर फिर से बेरौनक सा हो गया। खाला लोगों की वापसी के बाद मैं भी दुकान पर वापस आ गया। बाकी का दिन भी काम में गुजर गया। आलिहा के चले जाने की वजह से मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ हट गया है। मैं ज़हनी तौर पर खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। रात को दुकान बंद करने के बाद मैं सूफी को लेने के लिए बेसमेंट में गया। पार्लर का दरवाज़ा नॉक किया तो सूफी ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलकर सूफी मुझसे बात किए बगैर अंदर चली गई। मैं पार्लर में दाखिल होते हुए सूफी के मोड को नज़रअंदाज करते हुए बोला, कब तक जाना है? सूफी गाउन पहने हुए थी। मेरी तरफ देखकर सूफी संजीदा अंदाज में बोली, जब जनाब को फुर्सत मिलेगी तब चली जाऊंगी। सूफी की बात सुनकर मैं मुस्कुराते हुए इसकी जानिब बढ़ा, और उसके सामने जाकर खड़े होते हुए इसके दोनों हाथों को पकड़कर इसके हाथों की उंगलियों में अपने हाथ की उंगलियों को फंसा कर गिरफ्त में लेते हुए सूफी की झेल सी आंखों में आंखें डालकर देखने लग गया। सूफी ने एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में आंखें डालें, और फिर अपनी झेल सी आंखों पर पलकों की चादर बिछाते हुए चेहरे का रुख दूसरी जानिब करके स्लो मोशन में मुजाहमत करते हुए मेरे हाथ की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाने की फॉर्मेलिटी पूरी करने लगी। सूफी की इस अदा पर कुर्बान होते हुए मैंने अपनी उंगलियों की गिरफ्त इसकी नाजुक सी उंगलियों पर सख्त कर दी। सूफी के चेहरे पर मुल्की सी तकलीफ के आसार नुमाया हुए, और सूफी पलकों की चादर उठाते हुए चेहरे का रुख मेरी जानिब करके मसनूई गुस्सा का इजहार करते हुए बोली, मेरी उंगलियां तोड़नी है क्या? मैं मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं। सूफी अपने मसनूई गुस्सा को बरकरार रखते हुए चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, तो फिर छोड़ो मेरा हाथ। मैं सूफी के चेहरे के तासुरात को पढ़ते हुए इसके कान के करीब होंठ करके रोमांटिक अंदाज से बोला, अगर न छोड़ूं तो क्या करोगी? कान की लो पर पड़ने वाली मेरे होंठों से निकलने वाली गर्म सांस की वजह से सूफी जोर से आंखें भींचकर लंबा सांस खींचकर छोड़ते हुए कंधा उचक्का कर बोली, मैं क्या कर सकती हूं? सूफी के भड़कते जज्बात देखकर मैंने फिर से वही अमल दोहराते हुए कहा, तुम क्यों नहीं कुछ कर सकती? मेरे दूसरी बार के अमल ने सूफी के जिस्म को कपकपाने पर मजबूर कर दिया। सूफी चाहकर भी अपनी संजीदगी को बरकरार नहीं रख सकी। इसके रुखसारों पर सुर्खी नुमाया हुई, इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, और सूफी बोली, ना करो असर आ। में मजीद रोमांटिक होते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? ये कहते हुए मैंने सूफी के हाथों को खींचते हुए इसे साथ लगाकर उसके हाथ छोड़कर उसके गिर्द घेरा डाल लिया। सूफी हाय करती हुई मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे घूरते हुए लाडलाना अंदाज में बोली, क्या मसला है तुम्हें? मैं मस्ताने अंदाज में नफी में सर हिलाते हुए बोला, कुछ नहीं। सूफी इसी अंदाज में बोली, तो फिर छोड़ो मुझे। सूफी ने जल्दी से अपने चेहरे का रुख साइड की तरफ कर दिया। मैंने मौका गनीमत जानकर रुखसारों पर बोसा लेते हुए कहा,
इतनी बेरुखी भी अच्छी नहीं होती। सूफी अपने होंठों की हिफाजत करते हुए चेहरा दूसरी तरफ किए हुए बोली, ये बात मुझे तुमसे कहनी चाहिए थी। मैं सूफी से बोला, अब बस भी करो, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल नाजायज है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम मेरी सांसों की मालिक हो, मेरे जिस्म में खून के साथ गर्दिश करती हो। तुम्हारी बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम क्या चाहती हो कि मैं मर जाऊं? सूफी ने तड़प कर अपने चेहरे का रुख मेरी जानिब करते हुए मेरे होंठों से निकलने वाले आखिरी अल्फाज को होंठों की मदद से दबा दिए। मैं मजीद कुछ कहने की बजाय हम करके सूफी की आंखों देखने लगा। सूफी मेरी आंखों में नमी को देखकर मजीद जज्बनी अंदाज में अपनी मोहब्बत का सबूत देने लगी। सूफी का रस घुलते ही मुझ पर नशा तारी होना शुरू हो गया। चंद लम्हों में हम दोनों हर शय से बेगाने हो गए। सूफी ने मुझे पीछे धकेलकर मुझे खुद से अलहदा कर दिया और 2 कदम पीछे हिटकर खड़ी होकर दोनों हाथों में अपना चांद सा मुखड़ा छुपाकर लंबे लंबे सांस लेने लग गई। मैं चंद लम्हे हैरान परेशान सूफी की हालत को देखता रहा। आखिर मुझसे इसकी हालत देखी ना गई। मैं फुर्ती से इसकी जानिब बढ़ा और उसकी कलाइयों को पकड़कर उसके हाथ चेहरे से हटाते हुए बोला, क्या हुआ जान? सूफी के चेहरे से हाथ हटे तो इसका सुर्ख टमाटर जैसा चेहरा देखकर मैं इसकी कैफियत को समझ गया। सूफी ने मेरी जानिब देखा और अपनी चौड़ी पकड़ शर्मा कर मुझसे नजरें चुराते हुए बोली, काफी देर हो गई है, चली। ये कहकर सूफी काउंटर की जानिब बढ़ी और काउंटर पर पड़ी हुई शाल और गाउन का स्टालर उठाकर ओढ़ने के बाद निकाब करती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मैं गाउन में छुपे सूफी को देखते हुए अपनी किस्मत पर नाज करता हुआ ये कहकर सूफी के पीछे चल पड़ा, मुनाफकत न करें, हक बहादुरी से कहीं, मोहब्बतों में बदन की बड़ी जरूरत है। पार्लर से बाहर निकलकर सूफी मुझसे नजरें चुराते हुए मुझे पार्लर की चाबियां पकड़ाते हुए बोली, लॉक कर दो। मैंने मुस्कुराते हुए सूफी की तरफ देखते हुए इसके हाथ से चाबियां पकड़ी और दरवाजा लॉक करने के बाद शटर बंद किया और ताला लगाकर उठते हुए जैसे ही मोड़कर सूफी की जानिब देखा। इसी दौरान सूफी बाजू खोलकर शाल को कंधों पर दुरुस्त कर रही थी। सूफी के इस अमल की वजह से मेरी नजरें वहीं पथरा गईं। सूफी ने जब मुझे नदीदों की तरह ताड़ती देखा तो सूफी मुझे घूरते हुए बोली, शर्म तो नहीं आती? ऐसे घूरते हुए सूफी की बात सुनकर मेरे होंठों से बेइख्तियार निकला, टेर की मिजाज रहते हैं, हर वक्त ताक में ऐसा नजारा पेश न कीजिए। सूफी मेरे होंठों से निकलने वाले इस शेर को समझने की कोशिश करते हुए बोली, क्या कहा तुमने? दोबारा कहना, मुझे समझ नहीं आई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ गलत तो नहीं कहा, तुम्हारे हसन की तारीफ की है। आज तो दिल कर रहा है कि एक बार फिर तुम्हें बाहों में भर लूं। सूफी हम कहते हुए मेरी तरफ बढ़ी और मेरी कमर पर दोनों हाथ रखकर मुझे धक्का लगाते हुए सीढ़ियों की जानिब ले जाते हुए बोली, घर चलो रांझा साहिब, बताती हूं तुम्हें। मैं हंसते हुए सूफी के आगे आगे तेज कदम उठाते हुए बोला, आज तो मेरा अम मिर्जा बनने को कर रहा है। सूफी मुझे धकेलते हुए सीढ़ियों के पास ले जाकर बोली, घर तो चलो बच्चों, आज बहुत कुछ बनाऊंगी तुम्हें। मैं पीछे मोड़कर सूफी की तरफ देखते हुए इस बात में सर हिलाते हुए बोला, अच्छा जी। सूफी मेरी नकल उतारते हुए बोली, हाँ जी। ये कहकर हम दोनों की हंसी एक साथ निकली और हम हंसते हुए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गए। जब ऊपर आए तो बाजार सुनसान हो चुका था, सारी दुकानें बंद हो गई थीं। सूफी दोनों अतराफ देखकर बोली, यासिर सारा बाजार ही बंद हो गया है, आज इतनी देर कर दी तुमने? मैं बाइक पर बैठते हुए बोला, मेरी जान, देर मैंने नहीं बल्कि तुमने की है। सूफी बोली, मैंने क्या देर की है, मैं तो तैयार बैठी थी। सूफी अपनी बात मुकम्मल करते ही मेरा इशारा समझकर मेरे कंधे पर जोर से हाथ मारकर मेरे कंधे को पकड़कर पीछे बैठते हुए बोली, चल शोखा। मैं खुखलाकर हंसते हुए बोला, शुक्र है जल्दी अपनी गलती मान ली, वरना। सूफी ने मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही मेरे कंधे पर चुटकी काटकर मेरे मुंह से सी निकाल दी। मैसी करते हुए बाइक को आगे बढ़ाकर सूफी के घर की तरफ रवाना हो गया। घर तक पहुंचते हुए हमारे दरमियान काफी हंसी मजाक होता रहा। चंद लम्हों की मुलाकात ने दोनों को फ्रेश कर दिया। सूफी का मौत भी काफी हद तक ठीक हो गया था, जबकि मेरे दिमाग से भी आलिहा की परेशानी का बोझ फी अलवक्त उतर चुका था। कुछ ही देर में हम घर पहुंचे तो सूफी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। सूफी के यूं मुझे इग्नोर करके अंदर चले जाने की वजह से एक लम्हा के लिए तो मैं हक्का बका रह गया। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ सोचता, दूसरे लम्हे गेट खिलने की आवाज ने मुझे चौंका दिया और मेरे देखते देखते गेट खुला और सूफी मुस्कुराते हुए नमूदार हुई। सूफी को देखकर मुझे सिक का सांस आया, वरना एक लम्हा के लिए तो मैं बदगुमानी का शिकार हो चुका था। सूफी मेरी तरफ देखकर हाथ के इशारे से मुझे बाइक अंदर करने का कहने लगी। सूफी की कुर्बत पाकर एक लम्हा के लिए भी मेरे दिमाग में घर जाने का ख्याल नहीं आया और मैं बिना कुछ सोचे समझे बाइक का गियर लगाकर बाइक समेत घर में दाखिल होकर गैराज में ब्रेक लगाकर बाइक से उतरने लगा। इस दौरान सूफी ने गेट बंद करके ताला लगा दिया। ताला लगाने का मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं ताले की तरफ देखकर बोला, खैर है, ताला क्यों लगा दिया? सूफी फिर से मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे धक्का लगाते हुए बोली, अंदर चलो, बताती हूं। मैं दिमाग पर जोर डालते हुए सूफी के आगे आगे चलने लगा। थोड़ा आगे जाकर सूफी ने मेरी कमर से हाथ हटा लिए क्योंकि सामने आंटी का कमरा था। मैं खामोशी से चलता हुआ आंटी के कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे देखकर आंटी का चेहरा खुशी से खिल उठा। मैंने अंदर दाखिल होते हुए आंटी को सलाम किया तो आंटी दुआएं देती हुई चारपाई से उठने लगी। तो मैं उनको उठने से मना करते हुए तेजी से आंटी की जानिब बढ़ा। उनके उठने से पहले उनके सामने सर झुकाते हुए उनसे प्यार लेने लगा। आंटी ने मेरे सर पर प्यार देते हुए मेरे माथे को चूमकर ढेर सारी दुआएं देनी शुरू कर दी। इसी दौरान माही कमरे में दाखिल हुई और सर पर दोपट्टा दुरुस्त करते हुए मुझे सलाम करने लगी।
میں نے ایक नज़र उसकी जानिब देखा और संजीदगी से इसके सलाम का जवाब दिया और माही को नज़रअंदाज करते हुए आंटी के पास बैठकर उनसे बातें करते हुए उनकी सेहत के बारे में पूछने लग गया। सूफी चेंज करने के लिए ऊपर चली गई थी, जबकि माही कुछ देर बैठने के बाद खुद ही उठकर बाहर चली गई। आंटी खाला लोगों की आमद के बारे में पूछने लग गई। आंटी को कन्विंस करने के लिए मुझे सिरे से झूठ का सहारा लेना पड़ा। अब मुझे ये भी समझ ना आए कि आंटी को बता दूं कि वो भाई कैसर की और नाजी की शादी की तारीख पक्की करके वापस भी चली गई है। मैं आंटी की बातों को घुमाने की कोशिश करता, मगर आंटी बार बार भाई कैसर और नाजी की शादी का जिक्र छेड़कर बैठ जाती। करीब था कि मेरा झूठ पकड़ा जाता। इसी दौरान माही कमरे में दाखिल होते हुए बोली, यासिर भाई आपी आपको ऊपर बुला रही है। ये कहकर माही दरवाजे से ही वापस पलट गई। माही की बरवक्त आमद किसी फरिश्ते से कम नहीं लगी। मैंने आंटी की तरफ देखा तो आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ बेटा जाकर मुंह हाथ धोकर खाना खा लो। मैं हम के कर आंटी से इजाजत लेकर स्पीड से कमरे से निकलते हुए शुक्र अदा करता हुआ सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। सीढ़ियां चढ़ता हुआ मैं ऊपर कमरे में पहुंचा तो सूफी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने रेशमी सिल्की बालों में बुर्श कर रही थी। सूफी ने ड्रेसिंग टेबल के शीशे में मुझे कमरे में दाखिल होते देखा तो घूमकर मेरी तरफ रुख करते हुए बोली, घर कॉल करके बता दो कि तुमने आज रात घर नहीं आना। सूफी की बात सुनकर मैं चौंकते हुए बोला, मगर? सूफी मेरी बात टोकते हुए बोली, अगर मगर कुछ नहीं सुनना मैंने समझ आई ना। नहीं उदास होते तुम्हारे मेहमान, उनको कह देना कि तुम जरूरी काम से जा रहे हो। सूफी की बात सुनकर मुझे ये तो कन्फर्म हो गया कि सूफी को अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि खाला जान तो दोपहर को वापस चले गए थे, वरना मुझे ये शक था कि कहीं सूफी ने आंटी ने घर कॉल ना की हो और नाजी ने उनको खाला लोगों की इमरजेंसी वापसी का ना बता दिया हो। सूफी की बात सुनकर मैंने कहा, नहीं यार ये बात नहीं है, मेहमान तो आज। सूफी फिर से मेरी बात काटते हुए मेरी जानिब बढ़ते हुए होंठों पर उंगली रखकर सी करते हुए मुझे खामोश रहने का कहकर बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना समझे। चलो शाबाश, फोन उठाओ और घर कॉल करके उनको बता दो कि मैंने जरूरी काम से जाना है और वापसी पर देर होने की वजह से तुम उधर ही रुक जाओगे। सूफी मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, जबकि मैं इसे बीच बताना चाहता था कि खाला लोग चले गए हैं और नाजी भी घर में अकेली है। भाई कैसर मेरी वजह से बेफिक्र होकर देर से घर आता है। सूफी के बार बार मेरी बात काटने की वजह से मैं कुछ सोचकर टेलीफोन की तरफ बढ़ा और रिसीवर उठाकर घर का नंबर डायल करने के बाद रिसीवर कान के साथ लगाकर दूसरी जानिब से कॉल रिसीव होने का इंतजार करने लगा। काफी बेले होने के बाद भी किसी ने फोन नहीं उठाया। मैंने घबरा कर जल्दी से दोबारा नंबर डायल किया तो दूसरी बेल पर ही कॉल अटेंड हो गई और दूसरी जानिब से भाई कैसर की आवाज आई। हेलो। भाई कैसर की आवाज सुनकर मैं घबरा गया, क्योंकि भाई कैसर को अगर मैंने रात घर से बाहर रहने का कहा तो भाई कैसर ने मेरी कुत्ते वाली करनी शुरू कर देनी थी। वो अलग बात थी कि भाई कैसर को बाद में पता चलता, इसकी खैर थी। भाई कैसर के बार बार हेलो हेलो कौन कहने की वजह से मैंने हिम्मत करके सलाम करने के बाद अपना तारुफ करवाते हुए कहा, भाई मैं यासिर बोल रहा हूं। भाई कैसर मेरी बात सुनकर बोला, खैर है अभी तक घर नहीं आया। मैंने थोक अंदर निकलते हुए हिम्मत करके कहा, भाई आज मैंने नहीं आना, आज मैं माल लेने जा रहा हूं, इसलिए वापस आते हुए देर हो जाएगी। मैंने एक ही सांस में सारी बात कह दी। भाई कैसर मेरी बात सुनकर बोला, अब तेरे किस बाप का कारोबार होता है जो तुम इस टाइम जा रहे हो? सच्ची बताओ कहाँ जा रहे हो? भाई का गुस्ला लहजा और रोबदार आवाज सुनकर मैं भीगी बली बनकर हकलाते हुए बोला, भाई जी मैं सच कह रहा हूँ, काम है। भाई कैसर अपने अंदाज में बोला, तुम पहले कह रहा था माल लेने जा रहा हूँ और अब कह रहे हो कि काम जा रहे हो। बंदे का बच्चा बनकर घर आ जाओ वरना मैं तुम्हारे पास शहर आ जाना है। भाई कैसर की धमकी सुनकर मैं जल्दी से बोला, नहीं भाई मेरा मतलब था कि मैं काम यानी माल लेने जा रहा हूं, अगर तुम्हें नहीं यकीन तो मेरे साथ चलो। भाई कैसर बोला, चल ठीक है फिर मैं भी आ रहा हूं, मैं भी देखूं आधी रात को कौन सा पागल तुम्हें माल देगा। भाई की बात सुनकर मेरी तो फटने वाली हो गई। मैंने तो अपनी जान बचाने के लिए हुआ में तीर छोड़ा था, मगर मुझे क्या पता था कि वही तीर पलट कर मुझ में ही घुस जाएगा। मैं तो कॉल करके फंस गया था। मैंने तो ये सोच कर कॉल की थी कि इस टाइम भाई दुकान पर ही होता है तो नाजी फोन उठाएगी और मैं इसको साफ साफ बता दूंगा कि मैंने रात तुम्हारी भाभी के घर रुकना है, इसलिए तुम खुद ही अबू और भाई को कोई बहाना लगा देना। मगर भाई ने फोन उठाकर मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। मुझे अब आखिरी पत्थर फेंकना था, अगर पत्थर चल गया तो ठीक, वरना आज भाई के हाथों बेइज्जत होने से मुझे कोई नहीं बचा सकता था। मैं सारी हिम्मत इक्केट करके जल्दी से बोला, ठीक है अब लारी अड्डे पर जल्दी पहुंच जाए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। मेरी बात सुनकर चंद लम्हे भाई खामोश रहने के बाद बोला, अच्छा चल फिर तुम अकेले ही चले जाओ, घर में नाजी अकेली है, ध्यान से जाना रहना। तो तुमने घर से बाहर ही है, मगर ध्यान से कोई मुसीबत ना बना देना। भाई की बात सुनकर मुझे सिक का सांस आया। मैंने जी जी करते हुए भाई की बात का जवाब दिया और मजीद कुछ तंजिया ताकीद सुनकर फोन बंद करके छत की तरफ मुंह करके आखिरी हद तक सांस खींचकर सांस छोड़ते हुए शुक्र अदा किया। सूफी मेरी हालत देखकर खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, शुक्र है किसी से तो तुम इतना डरते हो। चलो इसी बहाने मुझे इस बंदे का तो पता चल गया जिसके डर से तुम्हारी टांगें कांपती है। अब मुझे तंग करोगे तो सीधा कैसर भाई के पास शिकायत लेकर जाऊंगी, फिर वो खुद ही तुम्हें सीधा करेंगे। सूफी की बात सुनकर मैं खसियाना होकर बोला, ऐसी भी बात नहीं है, वो तो बस में। सूफी मेरी हालत से महजूज होते हुए फिर से खुखलाकर हंसते हुए बोली, क्या वो तो मैं? सीधी तरह कहो कि तुम कैसर भाई से डरते हो। मैं सूफी को झूठते हुए बोला, हाँ तो इसमें दांत निकालने वाली कौन सी बात है? बड़ा भाई है इसलिए उनकी इज्जत करता हूं। ये मुझे चिढ़ते देखकर सूफी मेरे करीब आकर बेड पर बैठते हुए बोली,
क्या कह रहे थे कैसर भाई? मैं सूफी की तरफ देखकर संजीदा अंदाज में बोला। कुछ भी नहीं। सूफी मेरी कमर की साइड पर गुदगुदी करते हुए बोली। तो फिर रोने वाली शक्ल क्यों बनाई हुई है? गुदगुदी की वजह से खुद बखुद मेरी हंसी निकल गई और मैं सूफी का हाथ कमर से हटाते हुए फुर्ती से खड़ा होकर इससे दूर हटकर खड़ा हो गया। मुझे भागते देखकर सूफी जल्दी से उठकर मेरी तरफ लपकी, मगर मैं फुर्ती दिखाते हुए इसे चकमा देकर छलांग मारकर बेड पर चढ़कर बेड के दूसरी जानिब उतर कर खड़ा हो गया। सूफी वहीं खड़ी होकर मेरा तमस्खुर उड़ाते हुए बोली, अब भाग क्यों रहे हो? मैं सूफी की तरफ देखते हुए बोला, मैं भाग नहीं रहा, बस तुम्हारा लिहाज कर रहा कि बच्ची है, वरना अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया ना तो तुम्हारी चीखें निकलवा दीनी है। सूफी बनते हुए बोली, इतनी हिम्मत है तुम्हारी कि मेरी चीखें निकलो उसको? मैं बाजों के बटन खोलकर बाजों को टांगते हुए सूफी की तरफ बढ़ते हुए बोला, अच्छा ये बात है, ठहरो उधर ही अभी बताता हूं कि मुझ में कितनी हिम्मत है। ये कहते हुए मैं बेड पर चढ़ते हुए सूफी की जानिब बढ़ने लगा। सूफी मुझे अपनी तरफ आते देखकर बैरूनी दरवाजे की तरफ भागी। सूफी को भागते देखकर मैं भी बेड से छलांग मारकर उसके पीछे लपका, मगर इससे पहले सूफी दरवाजे से निकलकर सीढ़ियां फलांगती हुई नीचे जाने लगी। मैं दरवाजे के पास पहुंचकर रुकते हुए बोला, अब कहां भाग रही हो? पहले तो बड़ी पैर मार रही थी। सूफी सीढ़ियां उतरते हुए मेरी तरफ देखकर जबान निकालकर मुझे मुंह चढ़ाते हुए नीचे चली गई। सूफी के मुंह चढ़ाने पर मैं दांत पीसते हुए वापस कमरे में आकर बेड पर लेट गया। कुछ देर बाद माही और सूफी खाना लिए आगे पीछे कमरे में दाखिल हुई। दोनों को देखकर मैं उठकर सीधा होकर बैठने लगा। सूफी ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए फिर से इसी अंदाज में जबान निकालकर मुझे मुंह चढ़ाया। जो अब मैंने भी इस बात में सर हिलाते हुए मुंह में बुड़बुड़ाया कि सब्र कर माही को जाने दे, फिर देखता हूं तुम्हें। सूफी और माही ने खाना टेबल पर लगाया और फिर हम तीनों खाना खाने में मसरूफ हो गए। खाना खाने के दौरान हमारे बीच में नॉर्मल बातें होती रहीं। बातों के दौरान माही ने काफी दफा मुझे मुखातिब करते हुए मेरे साथ फ्री होने की कोशिश की, मगर मैंने इसे कोई खास लिफ्ट नहीं करवाई, जिसको दोनों बहनों ने महसूस किया। कुछ देर में खाना खत्म हुआ तो माही बर्तन समेटने लगी, सूफी वॉशरूम में हाथ धोने चली गई। मैं बेड पर बैठा हुआ था जबकि माही मेरे सामने झुककर टेबल से बर्तन उठा रही थी। इस वजह से गैर इरादी तौर पर बार बार मेरी नजर माही की तरफ उठ रही थी। 2-3 दफा तो हमारी नजरें आपस में टकराई भी, मगर मैंने जल्दी से नजरों की समत बदलते हुए उधर उधर देखना शुरू कर दिया। माही बर्तन समेटकर उठाते हुए सीधी होकर खड़ी होकर बोली, यासिर भाई। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ जी। माही कुछ कहने ही लगी थी कि इसी दौरान सूफी वॉशरूम से निकलते हुए बोली, वॉशरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा? माही मुझे कुछ कहने की बजाय सूफी की तरफ मुतवज्जे होकर बोली, पता नहीं आपी, नीचे किचन और वॉशरूम में तो पानी आ रहा है। सूफी बोली, फिर यहां क्यों नहीं आ रहा? कहीं नीचे से पानी बंद तो नहीं किया हुआ? माही बोली, नहीं आपी, मैंने दोपहर को भी देखा था तो तब भी वॉशरूम के किसी भी नल से पानी नहीं आ रहा था। मैंने नीचे जाकर हैंडल भी देखा था मगर वो भी ठीक था। सूफी बोली, माही वैसे तुम्हारा कोई हाल नहीं है। अगर तुम्हें दोपहर को इल्म हो गया था तो कम अज कम तुम मुझे बता तो सकती थी कि यह मसला बना हुआ है। कम अज कम मैं किसी कारीगर को भेजकर चेक करवा लेती कि पानी क्यों नहीं आ रहा। ये माही जल्दी से बोली, आपी मैं आपको कैसे बताती? सूफी माही की बात काटते हुए दो टोक अंदाज में बोली, यासिर की दुकान पर कॉल कर देती, असर खुद ही ठीक करवा देता। ये माही शर्मिंदा सी होकर बोली, सॉरी आपी, मेरे जहन में ये बात ही नहीं आई, वरना मैं यासिर भाई को कॉल करके कह देती। सूफी हुनकारा भरते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी और सीढ़ियां उतरते हुए नीचे चली गई। सूफी के जाने के बाद माही मेरी तरफ देखकर कुछ कहने लगी, मगर न जाने क्या सोचकर वो भी कमरे से निकलकर नीचे चली गई। मैं माही के सवाल का मुंतजिर था मगर इससे पूछने की हिम्मत भी नहीं कर सका, इसलिए इसको जाता देखता रहा ही कि जसामत में पहले की निस्बत काफी तब्दीली आ गई थी। पहले भी वो पूरी जो उन थी, मगर अब तो इसका जिस्म भर भरा होने के साथ मजीद निखर गया था। माही के जाने के बाद हाथ धोने के लिए मुझे भी नीचे जाना पड़ा। मैं नीचे जाकर हाथ धोने के बाद फिर से ऊपर आ गया। कुछ ही देर में सूफी चाय लेकर आ गई। चाय पीने के दौरान सूफी ने माही का जिक्र छेड़ते हुए कहा, यासिर एक बात कहूं, नाराज तो नहीं होगे? मैंने चौंक कर सूफी की तरफ देखते हुए कहा, कहो क्या कहना है? सूफी मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए बोली, पहले बताओ नाराज तो नहीं होगे? मैंने बेसब्री का मुजाहरा करते हुए कहा, नहीं होता यार, बताओ कौन सी बात है? सूफी संजीदा होते हुए बोली, यासिर मैं अच्छी तरह इस बात को समझती हूं कि माही की गलती मुआफ करने वाली नहीं है। इसकी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हें जिन मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा वो भी मैं अच्छी तरह जानती हूं। इसकी वजह से तुम्हें जिस अजियत से गुजरना पड़ा वो भी मैं महसूस कर सकती हूं, मगर फिर भी तुमने आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा किया और इसे मुआफ कर दिया, ये तुम्हारा बड़ा पिन है। मगर फिर भी मैं महसूस कर रही हूं कि तुम इससे ठीक से बात नहीं कर रहे। क्या अभी भी तुम्हारे दिल में इसके लिए कोई बात है? सूफी की बात सुनकर मैंने लंबा सांस खींचकर छोड़ते हुए कहा, सूफी जब तुम हर चीज से अच्छी तरह वाकिफ हो तो फिर भी मुझसे ये सवाल कर रही हो? माही ने जो मेरे साथ किया है, अगर माही तुम्हारी बहन ना होती, वो सिर्फ तुम्हारी, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैंने इसके साथ किया करना था। वजह से बच गई है, तुम यही गनीमत समझो कि मैं इसे बर्दाश्त कर रहा हूं। अब मैं तुम्हें दिल की बात बताऊं कि वो जब भी मेरे सामने आती है तो उसे देखकर मैं जिस अजियत से गुजरता हूं ये मैं जानता हूं या ऊपर वाला जानता है। इसे देखते ही वो वक्त मेरी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगता है जब इसकी बातों में आकर तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे धक्के लगाए थे।
इसी दुख में तेज रफ्तारी की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे एक्सीडेंट का सुनकर मेरी मां मर गई थी और मैं बदनसीब अपनी मां का आखिरी दीदार भी ना कर सका। काश अपनी मां की मौत का सुनने से पहले मैं भी मर जाता। ये बात करते वक्त मैं पूरी तरह जज्बनी हो गया था। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा लहजा गुल्लुगीर और आंखें नम हो चुकी थीं। इससे पहले कि मेरे सब्र का पैमाना टूट जाता और मैं फूट फूट कर रोने लग जाता, सूफी तड़प कर मेरी तरफ बढ़ी और मेरे रुखसारों को हाथों में लेकर गुल्लुगीर लहजे में बोली, बस यासिर, बस प्लीज मुझे मुआफ कर दो। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे चले जाने के बाद मैं सुकून से रही थी? नहीं, मेरी जान नहीं। मैं रोज जीती थी, रोज मरती थी। मैंने तो कई दफा खुदकशी करने की भी कोशिश की, मगर अम्मी और माही ने बर वक्त मुझे रोक लिया था। इस कुत्ती मक्कार की बातों में आकर मैंने तुम पर शक